तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार और स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन का तीसरा एवं चौथा प्रकार पढ़ लिए थे और हम आज के वीडियो में अलैंगिक जनन का पांचवा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है बाबू बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन। तो इस प्रकार को बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा कभी नहीं भूलें। तो चलते हैं, हम ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। क्या? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जनन का मतलब क्या है, वो हम आज समझेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया बीजाणु जनन क्या है, तो बीजाणु जनन को समझने से पहले, इस बीजाणु जनन को समझने से पहले बीजाणु क्या होती है इसका मतलब समझो। देखो कितना बच्चे ये हैं कि बीजाणु और बीज दोनों का मतलब एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। बीजाणु और बीज दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। बीजाणु जो होता है ये एकल कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिका का बना हुआ संरचना होती है। लेकिन अगर बीज की हम बात करें तो बीज जो होता है बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो बीज और बीजाणु का मतलब एक नहीं होता है, बीज और बीजाणु दोनों अलग अलग होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन, इसको याद रखिएगा। हमने कहा कि बीजाणु जनन को समझने से पहले हम बीजाणु का मतलब समझते हैं। तो बीजाणु जो क्या होती है, स्पोर क्या होता है, तो बीजाणु बाबू समझना सबसे पहले, बीजाणु एकल कोशिकीय, ध्यान से सुनना, एकल कोशिकीय संरचना होती है। एकल कोशिकीय क्या होती है? संरचना होती है। बीजाणु क्या होती है जी? एकल कोशिकीय एक संरचना होती है। अब एकल कोशिकीय संरचना का मतलब क्या होता है? यानी एक कोशिका का बना हुआ संरचना होता है। बीजाणु क्या है? एक कोशिका का बना हुआ एकल कोशिकीय क्या है? संरचना है। जैसे चित्र बना देते हैं, थोड़ा सा देख लो, इस प्रकार से बीजाणु होती है। लगभग कुछ क्षण के लिए समझने के लिए बना सकते हैं। ये क्या है बाबू? मान लिया जाए क्या है? बीजाणु है। क्या है? ये बीजाणु है। ये क्या है? बीजाणु है। हमने कहा कि बीजाणु क्या है? ये एकल कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिका का बना हुआ संरचना होती है। अच्छा, ये भी समझ लेते हैं कि जो बीजाणु है बाबू, ये बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं, किस जीवों में पाया जाता है। तो याद रखना, ये बीजाणु जो है बाबू, आप शैवाल के नाम सुने होंगे। हाँ, तो बीजाणु शैवाल में पाए जाते हैं और कवक में पाया जाता है, फर्न में पाया जाता है, मॉस के नाम सुने होंगे, मॉस में पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया में भी क्या ये बीजाणु पाए जाते हैं, जैसे में ईटीसी कर देंगे। तो बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल में, कवक में, फर्न में, मॉस में, ईटीसी। क्लियर हो गया? बीजाणु यहाँ इन जीवों में पाई जाती है। अब हम समझते हैं बीजाणु जनन। हम तो बीजाणु का मतलब समझ गए कि बीजाणु एकल कोशिकीय, एक कोशिका का बना हुआ संरचना होता है। अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, ये बीजाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इस बीजाणु के अंदर एगो केंद्रक पाया जाता है। एगो क्या पाया जाता है बाबू? एगो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाई जाती है। और कुछ मात्रा में, ध्यान से सुनना, और कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा पाई जाती है। हमने कहा कि बीजाणु क्या है, तो एक एकल कोशिकीय एक संरचना होती है। एकल कोशिकीय क्या है? एक संरचना है, एक कोशिका का बना हुआ संरचना है, और जिसके अंदर एगो केंद्रक तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव और साइटोप्लाज्मा पाई जाती है। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा पाई जाती है। अब ये बीजाणु करता क्या है? ध्यान से सुनना, ये बीजाणु करता क्या है, तो ये बीजाणु की जब अनुकूल परिस्थिति आती है, जब इसका अच्छे समय आता है, इसका अच्छे मौसम आता है, तब ये अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाते हैं। ये बीजाणु क्या करता है? अनुकूल परिस्थिति में, कौन से अनुकूल परिस्थिति
आने पर, क्या आने पर? अनुकूल परिस्थिति आने पर या अनुकूल परिस्थिति में ये बीजाणु क्या कर लेता है? अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरन का निर्माण कर लेता है। इस तरह से अंकुरन किसका निर्माण करता है जी? अंकुरन का। हमने कहा कि जब इस बीजाणु का अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल समय आता है, तो अनुकूल समय में ये बीजाणु क्या कर लेता है? अंकुरन कर लेता है, अंकुरित कर लेता है। जैसे चना को देखे होंगे, जब चना का अनुकूल परिस्थिति आती है तो चना अपने आप को क्या कर लेता है? अंकुरित कर लेता है, यानी अपने ऊपर व्हाइट व्हाइट संरचना का निर्माण करता होगा। जब चना को फुला दीजिए, तब फुलाने पर चना का अनुकूल परिस्थिति आ गया, तो चना क्या करेगा? अपने ऊपर अंकुरन का निर्माण करता है, यानी चना अंकुरित हो जाते हैं। उसी तरह से जब इस बीजाणु का जब अनुकूल परिस्थिति आती है, अच्छे समय आता है, तो ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं, यानी अपने ऊपर अंकुरन का निर्माण करता है। किसका? अंकुरन का। इतना समझ में आया? अभी जब अंकुरित हो जाता है, जब इस पर अंकुरन का निर्माण हो जाता है, तो ये बीजाणु क्या करता है? ये बीजाणु करता क्या है? ध्यान से सुनो। ये बीजाणु ये अंकुरित होकर के, ये अंकुरन से ही, ये अंकुरित होकर के किससे? ये अंकुरन से ही एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। किसका? एक नए पौधा का क्या कर लेता है जी? निर्माण कर लेता है। नए पौधा का क्या कर लेता है? नए पौधा का निर्माण कर लेता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को अगर हम देखा जाए, तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे? इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। देखो फिर से समझना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीजाणु जनन किसे कहते हैं या बीजाणु जनन क्या है, तब बीजाणु बाबू एकल कोशिकीय एक संरचना है, एक कोशिका का बना हुआ एक क्या है? संरचना है। और जिसके अंदर ये एक कोशिका का बना हुआ संरचना है, और जिसके अंदर केंद्रक, एगो केंद्रक तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है। बीजाणु क्या है? एक कोशिका का बना हुआ, किसका? एक कोशिका का बना हुआ संरचना है, जिसके अंदर केंद्रक तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा पाई जाती है। अभी बीजाणु का जब अनुकूल परिस्थिति आता है, कौन सी परिस्थिति? अनुकूल परिस्थिति आता है, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरन का निर्माण करता है। और जब अंकुरित हो जाते हैं, तो इसी अंकुरन से बीजाणु क्या कर लेता है? एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है, एक नए प्लांट्स का निर्माण कर लेता है, पौधा का निर्माण कर लेता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग बीजाणु जनन क्या है, सॉरी, इस पूरे प्रक्रिया को हम बीजाणु जनन कहते हैं। तो बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु एक एकल कोशिकीय संरचना है, जिसके अंदर एगो केंद्रक कुछ मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है, जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के एक नए पौधा का निर्माण कर लेता है। इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपसे अगर डिफिनेशन पूछ दे बीजाणु जनन क्या है, तो नहीं कह सकते हैं जी कि बीजाणु एक एकल कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें एक केंद्रक तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका द्रव पाया जाता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरन होकर के या अंकुरित होकर के नए पौधा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को ही
जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग कौन सा जनन? बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु क्या है? एकल कोश की एक संरचना होती है जिसमें एक केंद्रक तथा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं जो अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होकर के नए पौधा का निर्माण करता है और यह नए पौधा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को या जिस प्रक्रिया को बीजाणु यहाँ जनन दिख दिए जाते, जिस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ, सॉरी, बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ। अच्छा, अगर बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, इन जीवों में कहाँ होता है, तो याद रखना, ये भी समझ लेना, यानी कि ये बीजाणु का जो निर्माण होता है प्यारे, ये बीजाणु धानी में होता है। कहाँ होता है? बीजाणु धानी में होता है, स्पोरेंजियम में होता है, स्पोरेंजियम में। कहाँ जी? बीजाणु धानी में। अब सवाल होगा कि बीजाणु धानी क्या है, बीजाणु धानी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हम आगे देखेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए बाबू, जैसे कि हम बीजाणु जनन पढ़ लिए, अलैंगिक जनन का 5वां प्रकार हम पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का 6ठा प्रकार, जिसका नाम है बाबू कायिक प्रजनन, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसे हम लोग वर्धी प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। क्या? वर्धी प्रजनन। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से हम समझेंगे। चलिए, कायिक प्रजनन। देखो, कायिक प्रजनन को समझने के लिए इस सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटे से पेड़ पौधा की एक संरचना को देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हमको बहुत इजी तरीका से समझना है, तो थोड़ा तो संरचना के माध्यम से समझना ही होगा। चलिए, ये कोई पेड़ पौधा बना दिया बाबू। चलिए, ये पेड़ पौधा में इस भाग को हम लोग कहते हैं पत्ती। क्या? पत्ती। इस भाग को कहते हैं बाबू पुष्प। क्या कहते हैं बाबू? पुष्प। लो, पुष्प बना दिए। चलिए, अब सबको नाम लिख देते हैं। ये पेड़ पौधा के इस भाग को क्या कहते हैं? पत्ती कहते हैं जी। इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को तना कहते हैं जी, स्टीम कहते हैं। चलिए, इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को हम लोग जड़ कहते हैं। पेड़ पौधा के इस भाग को क्या कहते हैं जी? तो इस भाग को पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प, फ्लावर कहते हैं। देखो, अगर बात किया जाए कि पेड़ पौधा की चर्चा कर रहे हैं हम, तो पेड़ पौधा में बाबू मुख्य रूप से, पेड़ पौधा में मुख्य रूप से 2 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? मुख्य रूप से 2 भाग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने भाग? 2 भाग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने? 2 भाग पाए जाते हैं। हमने कहा कि इस पेड़ पौधा में मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं? तो 2 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला लैंगिक भाग, पहला कौन से भाग? लैंगिक भाग, और दूसरा बाबू कायिक भाग। दूसरा कौन से? कायिक भाग। हमने कहा कि पेड़ पौधा में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 भाग पाए जाते हैं। पहला ही लैंगिक भाग और दूसरा ही कायिक भाग। अब हम समझते हैं कि लैंगिक भाग क्या है। लैंगिक भाग का मतलब समझ लेते हैं। तब पेड़ पौधा का उबाह भाग, पेड़ पौधा का उबाह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, और उसे हम लैंगिक भाग कहते हैं। तो किस भाग में लैंगिक जनन की क्रिया होती है? तो ये जो पुष्प देख रहे हैं बाबू, ये जो पुष्प देख रहे हैं, ये पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। पुष्प में कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन की क्रिया होती है, इसीलिए पुष्प को हम लैंगिक भाग कहते हैं। हमने कहा कि पेड़ पौधा का ओबाह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्या हो? क्रिया होती है, उसे हम लैंगिक भाग कहते हैं। तब पुष्प में लैंगिक जनन का क्रिया होती है, इसीलिए पुष्प को हम कौन से भाग? लैंगिक भाग कहते हैं। सिंपल सी बात। चलिए, अब हम समझते हैं कायिक भाग किसे कहते हैं। तब पेड़ पौधा का ओबाह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया ना होती हो या ना होती है, पेड़ पौधा का उबाह भाग जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया ना हो, यानी कि उसे हम लोग कायिक भाग कहते हैं। तो लैंगिक जनन की क्रिया किसमें नहीं होती है? तो जड़ में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है बाबू,
पत्ती में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, और तना में यानी कि जाड़ तना पत्ती में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है। तो ये तीनों में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग कौन से भाग कहते हैं? कायिक भाग। हमने सिंपल सी बात कहा बाबू कि जो ये पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा में मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं, लैंगिक भाग और दूसरा कायिक भाग। लैंगिक भाग किसे कहते हैं बाबू? जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसे हम लैंगिक भाग कहते हैं। तो लैंगिक जनन की क्रिया किस में होती है? पुष्प में, इसीलिए हम पुष्प को लैंगिक भाग कह दिए। चलिए, अब कायिक भाग किसे कहते हैं बाबू? तो जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया ना होती हो, जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया ना होती है, और उसे हम कायिक भाग कहते हैं। तो कायिक भाग यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया किसमें नहीं होती है? तो जाड़ में, तना में, पत्ती में लैंगिक जनन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए जाड़, तना, पत्ती को हम लोग कौन से भाग कह देते हैं? कायिक भाग कह देते हैं। कौन से भाग? कायिक भाग। तब पेड़ पौधा में लैंगिक भाग किसे कहते हैं और कायिक भाग किसे कहते हैं? समझ में आ गया? ये पुष्प एक लैंगिक भाग हो गया, और जाड़, तना, पत्ती कौन से भाग हो गया? कायिक भाग हो गया। चलिए, हमको समझना क्या था कि कायिक प्रजनन क्या है, यानी वर्धी प्रजनन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, यही ना समझना था, प्रश्न यही ना था। तब समझो कि जब कोई पेड़ पौधा ये लैंगिक भाग को छोड़ करके, लैंगिक भाग का मतलब ये पुष्प के छोड़ करके, लैंगिक भाग के छोड़ करके इन कायिक भागों से, कायिक भाग का मतलब जड़, तना, पत्ती से, अगर कोई पेड़ पौधा ये लैंगिक भाग यानी पुष्प के छोड़ करके ये कायिक भागों से यानी जाड़, तना, पत्ती से क्या कर ले? नए पौधा का निर्माण कर लेता है। नए पौधा का क्या कर लेता है जी? निर्माण कर लेता है। नए पौधा का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि जब कोई ये पेड़ पौधा ये लैंगिक भाग को छोड़ करके, यानी लैंगिक भागों को छोड़ करके, पुष्प के छोड़ करके इन कायिक भागों से, जड़, तना, पत्ती से अगर नए पौधा का क्या कर ले? निर्माण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं। क्या? कायिक प्रजनन कहते हैं। आया समझ में? यानी कि जब कोई पेड़ पौधा किसको छोड़ करके? पुष्प के छोड़ करके, लैंगिक भाग को छोड़ करके ये कायिक भागों से, किससे? कायिक भागों से यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधा का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बिल्कुल इजी है कि नहीं है? चलिए, अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो हम डिफिनेशन इसी तरह से लिख सकते हैं कि, अच्छा एक पॉइंट समझना, ये अलैंगिक कायिक प्रजनन जो है, ये वर्धी प्रजनन जो है, ये किसका प्रकार है? तो कहेंगे ये जो प्रकार है अलैंगिक जनन का प्रकार है। किसका प्रकार है जी? अलैंगिक जनन का। किसका? अलैंगिक जनन का प्रकार है, या प्रजनन का प्रकार, जनन का प्रकार है। किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो डिफिनेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे? अलैंगिक जनन की उबाह विधि, कहीं क्या लैंगिक जनन का प्रकार ना है कायिक प्रजनन जी। चलिए, उबाह विधि जिसमें पेड़ पौधा पुष्प के छोड़कर कायिक भागों से अलैंगिक जनन की उबाह विधि जिसमें पेड़ पौधा पुष्प के छोड़कर कायिक भागों से नए पेड़ पौधा का निर्माण करता है, जिसे हम कायिक प्रजनन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन की उबाह विधि जिसमें पेड़ पौधा
पुष्प के छोड़ करके कौयिक भागों से, पुष्प के छोड़ करके कौयिक भागों से नए पेड़ पौधा का निर्माण करता है और जिसे हम कौयिक प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए होंगे कि कौयिक प्रजनन किसे कहते हैं, हम डिफिनेशन भी लिख दिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे कौयिक प्रजनन की। अगर हम बात कर रहे हैं बाबू, तो कौयिक प्रजनन भी दो प्रकार के होते हैं। कौयिक प्रजनन भी कितने प्रकार के, तो कौयिक प्रजनन भी दो प्रकार के होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितने, कौयिक प्रजनन कितने प्रकार के बाबू, तो कौयिक प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कितने प्रकार के बाबू, दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं। एक होता है, पहला होता है प्राकृतिक कौयिक प्रजनन, और दूसरी होती है कृत्रिम कौयिक प्रजनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपगेशन, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन कौयिक प्रजनन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक कौयिक प्रजनन और दूसरा कृत्रिम कौयिक प्रजनन। अब प्राकृतिक कौयिक प्रजनन का मतलब समझ लेते हैं और कृत्रिम कौयिक प्रजनन का मतलब समझ लेते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा, ध्यान से सुनना, अगर कोई पेड़ पौधा अपने आप प्राकृतिक तरह से, कोई दूसरा जीव सहायता ना करे, अगर कोई पेड़ पौधा प्राकृतिक तरह से यानी अपने आप इन कौयिक भागों से, जड़ तना पत्ती से अगर नए पेड़ पौधा का निर्माण कर लेता है, इन कौयिक भागों से क्या कर लेता है, नए पेड़ पौधा का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्राकृतिक कौयिक प्रजनन कहते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा अपने आप कौयिक भागों से, कोई दूसरा जीव सहायता ना करे, अगर कोई पेड़ पौधा अपने आप कौयिक भागों से नए पेड़ पौधा का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्राकृतिक कौयिक प्रजनन कहते हैं। सेम उसी प्रकार से उधर पलट दो, अगर कोई पेड़ पौधा कृत्रिम तरीका से, अपने आप नहीं, कृत्रिम तरीका से इन कौयिक भागों के द्वारा, जड़ तना पत्ती के द्वारा नए पेड़ पौधा का निर्माण करता है, तो उसे हम कृत्रिम कौयिक प्रजनन कहते हैं। फिर से, अगर कोई पेड़ पौधा प्राकृतिक तरीका से अपने आप कौयिक भागों से नए पेड़ पौधा का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम प्राकृतिक कौयिक प्रजनन कहते हैं। अगर कोई पेड़ पौधा कृत्रिम तरीका से किसी दूसरे जीवों के सहायता के द्वारा इन कौयिक भागों से नए पेड़ पौधा का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम कृत्रिम कौयिक प्रजनन कहते हैं। अब प्राकृतिक कौयिक प्रजनन की अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे, तो प्राकृतिक कौयिक प्रजनन भी तीन तरह से होता है। जड़ के द्वारा कौयिक प्रजनन होता है, दूसरा पत्ती के द्वारा कौयिक प्रजनन होता है, और तीसरा तना के द्वारा कौयिक प्रजनन होता है। तो हम पहले प्राकृतिक कौयिक प्रजनन क्या होती है वो डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद प्राकृतिक कौयिक प्रजनन का प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद जब इसका प्रकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब कृत्रिम कौयिक प्रजनन पढ़ेंगे और कृत्रिम कौयिक प्रजनन का पूरे प्रकार पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको तब तक आप नोट करिए, मिलते हैं अगला पार्ट में।